नमस्कार बच्चों, आइए अब शुरू करते हैं संधि का अगला प्रकार विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के पूर्व व्यंजन संधि का एक प्रकार बचा हुआ है, एक नियम बचा हुआ है। पहले आइए उस नियम का अध्ययन कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं विसर्ग संधि की ओर। ये प्रकार है च्युत संधि। इस संधि में यदि स एवं त वर्ग के बाद, स एवं त वर्ग का मतलब यह है कि एक स दंतेश्वर वर्ण तथा त वर्ग के समस्त वर्ण अर्थात स त थ द ध न, स वर्ण तथा त वर्ग के समस्त वर्ण के साथ श आता है। कौन सा श? तालव्य श। तो दंत्य स तथा त थ द ध न के बाद तालव्य श तथा च वर्ग के समस्त व्यंजन च छ ज झ य आते हैं। तो यदि स आ रहा है तो वह स दंत्य स तालव्य श में बदल जाएगा। यदि त आ रहा है तो प्रथम वर्ण जो त वर्ग का है वो च वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। त वर्ग का द्वितीय वर्ण च वर्ग के द्वितीय वर्ण में, त वर्ग का तृतीय वर्ण च वर्ग के तृतीय वर्ण में, च वर्ग का चतुर्थ वर्ण त वर्ग का चतुर्थ वर्ण च वर्ग के चतुर्थ वर्ण में तथा त वर्ग का पंचम वर्ण च वर्ग के पंचम वर्ण में। कहने का तात्पर्य स श में बदल जाएगा, त च में, थ छ में, द ज में, ध झ में और न य में। बिल्कुल उसी क्रम में जिस क्रम में ये उससे मिल रहा है। यदि फिर से देखिए नियम, दंत्य स तथा त थ द ध न त वर्ग के समस्त वर्ण के साथ दंत्य स या त वर्ग के समस्त वर्ण त थ द ध न के साथ यदि तालव्य श आता है, तालव्य श जिससे शक्कर लिखते हैं, जिस शब्द से वो तालव्य, तालु से इसका उच्चारण होता है इसलिए इसको तालव्य कहते हैं। तो स त थ द ध न के साथ श तथा च वर्ग के समस्त वर्ण, च वर्ग के समस्त वर्ण जैसे च छ ज झ य यदि आए तो जो स है वो स श बन जाता है, त च में बदल जाता है, थ छ में बदल जाता है, द ज में बदल जाता है, ध झ में बदल जाता है तथा न य में बदल जाता है। ये इसका नियम है। अब देखिए उदाहरण देखते हैं। उत्चारणम। उत्चारण में हम देख रहे हैं प्रथम वर्ण के अंत में त है और उसके साथ च जुड़ रहा है, मतलब त के बाद च जुड़ रहा है। उस स्थिति में त के स्थान पे च हो जाएगा। तो त च बन गया क्योंकि त के साथ च जुड़ रहा है, तो त का च बन के हो गया उच्चारणम। शरत चंद्र। शरत चंद्र में देख रहे हैं प्रथम वर्ण के अंत में त है, उसके साथ पुनः च वर्ण जुड़ रहा है प्रथम वर्ण, तो त च में बदल गया तो बना शरत चंद्र। तच्छत्रम। यहाँ पे त के साथ छ जुड़ रहा है तो त च में बदल गया। तो प्रथम वर्ण त है तो वो बदलेगा भी प्रथम वर्ण में ही, तो त का च हो गया तो बना तच्छत्रम। उत्चरित्रम में त है, त के साथ च है तो त का च बन के उच्चरित्रम हो गया। सत के साथ चरित्रम मिलके त का च बन के सच्चरित्रम तथा रामस के साथ चिनोती मिलके रामस चिनोती, क्योंकि स के साथ यदि जुड़ता है तो स का श हो जाता है, तो ये रामस चिनोती हो गया। तो ये था च्युत संधि। अब आइए आगे बढ़ते हैं विसर्ग संधि की तरफ। विसर्ग संधि में 3 नियम आपको पढ़ने हैं। इसमें से पहला है उत्तु संधि।
उत्तु संधि जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जिस संधि में सबसे पहले तो हम विसर्ग को समझ लें। वो सीधा सीधा नियम है कि जिसके साथ वर्ण जुड़ता है वो उसकी संधि होती है। स्वर के साथ यदि स्वर सर जुड़े तो स्वर संधि, व्यंजन के साथ यदि स्वर या व्यंजन जुड़े तो व्यंजन संधि, और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जुड़े तो विसर्ग संधि। मतलब प्रथम शब्द के अंत में जो वर्ण आता है वो उसकी संधि हो जाती है। यदि व्यंजन है तो व्यंजन, विसर्ग है तो विसर्ग, और यदि स्वर है तो स्वर। आइए देखते हैं पहला प्रकार उत्तु संधि। उत्तु संधि का नियम है कि यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, ठीक है, विसर्ग के साथ तथा उत्तर पद का पहला वर्ण अ है, उसके साथ यदि अ जुड़ता है, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मतलब ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ण द ध न और ब भ म, तो विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जुड़ता है, या य र ल व ह जुड़ता है, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जुड़ता है। कहने का तात्पर्य, प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जुड़े, या स्वर में अ जुड़े, इसके साथ यदि स्वर का अ जुड़ता है, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जुड़ता है, या य र ल व ह जुड़ता है, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाता है और उसके बाद अ जो स्वर है अ के स्थान पे अवग्रह हो जाता है। अवग्रह एस की आकृति होती है, एस की आकृति है अवग्रह, जिसे लिखते तो हैं अवग्रह के रूप में, लेकिन उसको पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे अ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण, रामः अस्ति। रामः अस्ति में हम देख रहे हैं रामः विसर्ग है, विसर्ग के पहले रामः है मतलब अ है, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद फिर से अ है, मतलब विसर्ग के पहले भी अ, विसर्ग के बाद भी अ। ऐसी स्थिति में ये जो विसर्ग था वो विसर्ग ओ बन गया। तो ओ बनने के कारण जो रामः था वो रामः का रामो हो गया, और अस्ति का जो अ है वो अस्ति के अ के स्थान पे अवग्रह का चिन्ह आया, तो बना रामो अस्ति। उसका उच्चारण अवग्रह का अ ही होगा, रामो अस्ति। उसी प्रकार अन्य उदाहरण, रामः गच्छति, तो विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण होने के कारण विसर्ग का ओ हो गया और रामो गच्छति। सह अपि, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद फिर से अ है, तो फिर से अ की स्थिति में अ का अवग्रह हो जाएगा और विसर्ग है वो ओ हो गया, तो सो अपि। कह अत्र, कह अत्र में विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद फिर से अ है, तो विसर्ग का ओ और अत्र के स्थान पे अवग्रह को अत्र। विसर्ग के पहले कह गच्छति, विसर्ग के पहले क है, अ है विसर्ग के पहले, अब विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ण है, इसलिए विसर्ग का ओ हो गया, तो बना को गच्छति। तो मुझे उम्मीद है कि ये नियम आप सबके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ऋत्व संधि। ऋत्व संधि वास्तव में उत्तु संधि का ही अगला रूप है। उत्तु संधि में हमने देखा था कि विसर्ग के पहले अ, तो ऋतु संधि में यह है कि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर। ऊपर वाले उत्तु संधि में विसर्ग के पहले अ का नियम था, यहाँ पे ऋतु में अ आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर, तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो। यहाँ ऊपर में था कि विसर्ग के बाद यदि अ आता है तो, लेकिन इसमें है कि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर। ऊपर अ था, यहाँ कोई भी स्वर आता है, या बाकी वैसे नियम, बाकी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, या य र ल व ह आता है, तो विसर्ग का
र हो जाएगा। वहाँ विसर्ग का ओ हो जाता था, यहाँ पे विसर्ग का र हो जाएगा, इसीलिए इसको रुक्त संधि कहते हैं। ठीक है, अब नियम देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, उदाहरण देखेंगे तो नियम स्पष्ट हो जाएगा। मुनि अयम, मुनि अयम में हम देख रहे हैं विसर्ग के पहले ई है, विसर्ग के पहले ई है, अर्थात विसर्ग के पहले अ आ नहीं है, अ आ के अतिरिक्त दूसरा वर्ण, दूसरा स्वर है, ई है, और विसर्ग के बाद स्वर है। तो नियम ये था, विसर्ग के पहले अ आ के अलावा कोई भी अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो। तो यहाँ पे विसर्ग के पहले अन्य स्वर है ई और विसर्ग के बाद स्वर है अ, तो विसर्ग का र बन गया। तो मुनि का विसर्ग था तो विसर्ग की जगह पर र आ गया, तो र आने के कारण मुनि र के साथ अ मिलके र पूरा हो गया, तो बना मुनिरयम, मुनिरयम। अगला मुनि गच्छति, विसर्ग के पहले ई, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण, तो विसर्ग का र हो गया, तो मुनि विसर्ग का र के तुरंत बाद ग आ रहा है, तो जो र है वो ऊपर रेफ के रूप में चला गया आधा होने के कारण, तो बना मुनिर्गच्छति। तैः भक्ष्यते, तैः भक्ष्यते हम देखेंगे विसर्ग के पहले अय है, अर्थात विसर्ग के पहले अ नहीं है, विसर्ग के बाद चतुर्थ वर्ण है प फ ब भ, तो इस स्थिति में विसर्ग का र हो गया, तो तैः भक्ष्यते का तैर भक्ष्यते। र इसलिए हुआ विसर्ग क्योंकि विसर्ग का र होने के बाद उसके तुरंत बाद फिर से व्यंजन है, इसलिए वो आधा हो गया। यति अयम, विसर्ग के पहले ई है, विसर्ग के बाद स्वर होने के कारण विसर्ग का र होके बन गया, विसर्ग का र और र के तुरंत बाद अ है, इसलिए र पूरा होके रति यति रयम हो गया। तो ये नियम भी स्पष्ट हो गया, मुझे उम्मीद है। अब आते हैं विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप अर्थात वो स्थितियाँ जहाँ विसर्ग हट जाता है, लोप होना मतलब डिलीट हो जाना, विसर्ग हट जाना। तो विसर्ग का लोप होने का नियम, यदि विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद अ से भिन्न स्वर हो, विसर्ग के बाद अ और अ के बाद भिन्न के अलावा दूसरा स्वर हो, तो विसर्ग हट जाता है। रामः आगच्छति, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद आ है, तो विसर्ग का राम आगच्छति हो गया। देवा आगच्छति, विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद आ है, इसलिए देव आगच्छति हो गया। विमला ए, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद ए है, तो विमल ए हो गया। विसर्ग के पहले अ है राकेश में, विसर्ग के बाद ई है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया, तो बना राकेश इच्छति। इस प्रकार ये विसर्ग संधि के 3 नियम हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये तीनों नियम आप लोग को स्पष्ट हो गए हैं। और आइए इसके आधार पर कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला रत्न आग्रह। रत्न आग्रह, रत्न आग्रह में 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो रत्न का विसर्ग, यहाँ रत्न आग्रह अ के साथ आ मिलकर क्या बनता है, आ, दीर्घ स्वर संधि, तो क्या बनेगा रत्नाग्रह, रत्नाग्रह। मुनि इयम, विसर्ग के पहले ई है, विसर्ग के बाद स्वर है, तो विसर्ग का र हो जाएगा, रुत्व संधि, तो बनेगा क्या, मुनि का र के साथ ई मिलके र पूरा हो गया, तो बना मुनिरियम, मुनियम, मुनिरियम। ने अनम, ए के साथ भिन्न स्वर जुड़कर ए का अय हो जाता है, हमने पढ़ा था अयादि स्वर संधि में, तो ने के साथ अनम बना नयनम। यदि अपि ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई य बनता है, यह यण स्वर संधि का उदाहरण। तो यदि के साथ अपि, यद्यपि। जगत ईशः, जगत ईशः में हम देख रहे हैं कि त है, प्रथम वर्ण के साथ स्वर जुड़ रहा है, तो प्रथम वर्ण के साथ स्वर जुड़ता है तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। ये हमने पढ़ा था व्यंजन संधि के अंतर्गत जशत्व संधि में। तो ये है जगत के साथ ईश, जगदीश।
त के साथ स्वर मिलके त का तीसरा द हो गया। सत जना, सत जन्म देखें प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण के साथ तीसरा वर्ण जुड़ रहा है तो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। सत जना तो सज्जना, सत के साथ जना सज्जना। तो अन्य अभ्यास के अन्य प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको विसर्ग संधि का नियम स्पष्ट हो गया है। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप क्लासरूम के शेयर सेक्शन में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।